नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ। आज 6 बजे वाला जो बुलेटिन था वो पावर कट की वजह से बीच में डिस्टर्ब हो गया था और करीब 6 मिनट के लाइव स्ट्रीम के बाद वो रुक गया था। दोबारा हमने किया नहीं क्योंकि उसके बाद 9 बजे आपके साथ रूबरू होना होता है। और अब सारी जो दिन भर की आज की घटनाएं हैं वो अभी आपके साथ इस अभी के प्रोग्राम के ज़रिए साझा करेंगे। लेकिन एक दुखद खबर जो आप लोगों के साथ अब साझा करनी पड़ रही है वो है कामगार कल्याण बोर्ड जो हिमाचल सरकार का है, उसके चेयरमैन जो बनाए गए थे, जो नाम इनका राकेश बबली है, हमीरपुर से हैं, बड़सर विधानसभा क्षेत्र से। इससे पहले बहुत जो पार्टी के संगठन और अग्रणी संगठनों में काम कर चुके हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, लेकिन इनकी दुखद मौत हो गई है। और ये जो खबर है ये शॉकिंग है एक तरह से, क्योंकि अभी युवावस्था में ये थे। कामगार बोर्ड में लगने के बाद काफ़ी बदलाव इसमें किए और उसके बाद से सारी चीज़ें आगे बदलाव हो ही रहे थे। लेकिन इस सारी घटना को आपको बताएंगे कि ये इंसिडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ और जो इसके कारण जो एक क्षति हुई है उसको भरना कैसे मुश्किल है। ये बेसिकली राकेश बबली जो हैं हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से हैं, जैसे मैंने आपको बताया। राकेश शर्मा वैसे इनका नाम था। कामगार और भवन निर्माण एवं कामगार कल्याण बोर्ड जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ मिलकर काम करता है, उसमें इनको चेयरमैन लगाया गया था। और उसमें चेयरमैन लगने के बाद काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी थी। आज इन्होंने आनी में बैठक की। आनी में बैठक के बाद ये उसके बाद जा रहे थे किन्नौर के लिए, और कल किन्नौर में बैठक थी और बाई रोड ये किन्नौर के लिए जा रहे थे। और रास्ते में जो ये बताया जा रहा है अभी तक, क्योंकि अभी बिल्कुल प्राइमरी जैसी सूचना है, ये अभी हम जब लाइव शुरू कर रहे थे उससे पहले ये सूचना मिली, और अभी ये बताया जा रहा है कि इनको हार्ट अटैक हुआ। और ये गाड़ी में जब इस सफ़र में थे उसी दौरान ये हार्ट अटैक हुआ और इसके कारण इनकी जान चली गई। अभी जो पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं और इसके बाद ये पता लगेगा कि असली रीज़न क्या थे। अभी ये जानकारी नहीं आ पाई है कि जो पोस्टमार्टम और बाकी सारी चीज़ें आगे होंगी या नहीं, लेकिन जो सूचना हम तक आई है उस माध्यम से ये आई भी भाजपा के ही जो लोग इनके साथ थे उनके थ्रू ये सूचना आई है। बाकी चीज़ें जब तक वेरीफाई होंगी उसके बाद पता लगेगा कि क्या क्या असली रीज़न थे। अभी यही बताया गया कि जो रीज़न है प्राइमरी वो हार्ट अटैक है। लेकिन इस एज में, अभी देखिए, इनका राजनीतिक संगठन में तो बड़ा लंबा अनुभव था और कई राज्यों में सेवाएं दे चुके थे इससे पहले, हिमाचल आने से पहले। लेकिन हिमाचल में सरकार में कोई पद मिलना और कोई बात करना, ये इनका पहला जॉब था जो यहाँ पे इनको पद दिया गया था कामगार कल्याण बोर्ड में। और अनफॉर्चुनेट ये खबर है, लेकिन आपसे साझा करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। आउटसोर्स को लेकर एक बड़ी बात आज आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ये इंतज़ार हो गया आउटसोर्स कर्मचारियों का भी। आज हमारे पास दो तरह की सूचनाएं इसके लिए हैं। पहली ये कि जो पॉलिसी है वो किस रूप में फ्रेम हो रही है, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जो आउटसोर्स सब कमेटी के साथ जो डाटा एनालिसिस है वो डाटा टोटल कितना आया है। मान लीजिए टोटल आउटसोर्स कर्मचारी कितने विभागों के कितने हैं, और साथ में जो एक बाद में कैबिनेट सब कमेटी के जो चेयरमैन हैं जल शक्ति मंत्री, उन्होंने एक बैकअप प्लान के तौर पर जो एक कोशिश की थी कि जो डाइंग कैडर के पद हैं उनको साथ में मिक्स किया जाए। इन केस मान लीजिए कल को सरकार या फाइनेंस या कहीं तरह से कोई दिक्कत आती है तो हम डाइंग कैडर के पदों को रिवाइव कर लें उतना, और उतने कर्मचारी उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएं। लेकिन वो भी आपको बताएंगे कि डाइंग कैडर के कितने पद मिले हैं, कितने टोटल हैं, और साथ में जो पॉलिसी है वो जॉब सिक्योरिटी किस तरह से दे रही है आउटसोर्स को, वो भी बात करेंगे। पुलिस पेपर लीक में चार्जशीट हो गई है, कितने चार्जशीट में, पहली चार्जशीट में लोग आए हैं वो भी आपको बताएंगे कि फर्स्ट चार्जशीट में कितने लोगों को लिया गया है। एमएलए पर किसी और की मौत का केस कैसे दर्ज हुआ है वो भी आपको बताएंगे। ये इंसिडेंट ठियोग का है, बेसिकली सड़क को रोकने का मामला था, लेकिन फिर ये केस इस तरह से बन गया। हैदराबाद में मुख्यमंत्री हैं, आज पहला दिन था, कल भी शायद होगा और कल वहां से वापसी होगी, शिमला परसों पहुंचेंगे। और लेकिन हैदराबाद से निकलेगा क्या? हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसीलिए ये हैदराबाद का जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है उन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है जो आगे इलेक्शन में जा रहे हैं, उनमें से हिमाचल भी एक है, तो वो भी बात करेंगे। इसके साथ
पेपर कल पुलिस का है, बस किराया माफ हो गया है, 2 दिन के लिए हुआ था, लेकिन किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाएगा आगे वो बात होगी आगे। यूजी रिजल्ट और बीएड एग्जाम पे बात करेंगे, लाहौर के डीसी को अचानक क्यों बदलना पड़ा, पंचायत सचिव टाइपिंग टेस्ट कब होगा, ये हमारे जो व्यूअर हैं उनका सवाल था और इसीलिए हम इसमें इसको ले रहे हैं। लैब असिस्टेंट और फार्मासिस्ट भी व्यूअर से ही आया था, वो रिप्लाई भी आज होगा। पीसीबी की एनओसी अब और आसान कैसे हो गई है वो भी बात करेंगे। भाजपा कांग्रेस में आज तीखा टकराव और जो खासकर प्रतिभा सिंह की मनाली में महिला सम्मेलन जिसने अब पॉलिटिकल सर्कल में बीजेपी की नींद उड़ाई है वो भी आपको बताएंगे। और साथ में जो बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है त्रिलोक जम्वाल के द्वारा वो भी बात करेंगे। 6 तक येलो अलर्ट है, बाढ़ का खतरा अब हो गया है, लेकिन कोरोना के सैंपल दिल्ली क्यों भेजे जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण आज का अपडेट है। हमने आपको बताया था 6 बजे की जो टोटल कोरोना के केसेस हैं, आज देखिए रूटीन में हो ये रहा है कि जितने भी केसेस अब हमारे सामने आ रहे हैं उन केसेस में जो मैक्सिमम है वो जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो हर रोज 100 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। आज भी वैसे ही हुआ, 6 बजे मैंने आपको बताया भी था। लेकिन ये जो मामला है महत्वपूर्ण इसमें वो ये है कि दिल्ली जो केसेस आ रहे हैं उसके बाद अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन क्यों किया है कि दिल्ली जो जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के लिए दोबारा से सैंपल भेजे जाएंगे, वो एक महत्वपूर्ण अपडेट है। और इस अपडेट को आपसे साझा करें इससे पहले कोविड की जो डिटेल है वो भी आपको बताना ज़रूरी है। और जैसे दिल्ली जो 100+ केसेस जा रहे हैं उसी के कारण अब ये मामला हुआ है। और कोविड के साथ पहले आपको ये मौसम की जानकारी दे दें, 6 जुलाई तक येलो अलर्ट है और इसके कारण अब नदियों में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है, नदी नालों में, क्योंकि 3-4 दिन लगातार बारिश जब होती है तो वाटर लेवल ऊपर बढ़ता है और फ्लैश फ्लड इसमें होता है। एडवाइजरी जारी हुई है। 4 दिनों से हिमाचल में मानसून की वजह से 1 करोड़ का नुकसान अभी हो चुका है और जो टोटल डेथ का डाटा है वो भी लगातार जो बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 2 दिनों में ही 13 लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये तो है मौसम की प्रेडिक्शन के हिसाब से। अब आपको बताते हैं कि जो पुलिस की भर्ती से पहले जो हम बात कर रहे थे वो बात थी कोविड की, जिसमें सैंपलिंग दिल्ली भेजी जा रही है। और दिल्ली सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इसलिए भेजी जा रही है क्योंकि एक वेरिएंट जो है वो कंफर्म करना है हेल्थ डिपार्टमेंट को, क्योंकि अचानक जो अगर हम ज़्यादा टेस्ट करते हैं तो ज़्यादा केस मिल रहे हैं और केस ज़्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब जो सोसाइटी में प्रेवलेंस जो वायरस की फिर से हो गई है। और इसको कंफर्म करने के लिए अब जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो ज़रूरी है ताकि ये पता लग सके कि कौन सा वेरिएंट जो है वो अभी हिमाचल में एक्टिव है। और इसी वजह से अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि अब जो कोरोना के सैंपल हैं वो दोबारा से दिल्ली भेजे जाएंगे और दिल्ली से जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे जो स्टेप उठाए जाने हैं वो उस हिसाब से आगे स्टेप उठाए जाएंगे। तो ये एक नई तरह से मामला बढ़ गया है दूसरी तरफ को, और मामला इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अगर अब भी अलर्टनेस जैसी नहीं आई तो हम चौथी लहर के आसपास जो पहुंच जाएंगे और फिर चीज़ों को संभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अगली बात करते हैं और अगला जो मामला है वो बीजेपी और कांग्रेस में तीखे टकराव का है। मैंने आपको बताया था कि आज एक सुजानपुर में कार्यक्रम हुआ कांग्रेस का जिसमें मुकेश अग्निहोत्री गए, राजेंद्र राणा ने बुलाया था, सुधीर शर्मा साथ थे। मुकेश ने वहां जो दावा किया वो ये कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चाहे प्रधानमंत्री मोदी को लाएं चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति को हिमाचल लाएं, अब सरकार नहीं बचती। मनाली में आज प्रतिभा सिंह ने एक महिला सम्मेलन किया, बड़ी अच्छी अटेंडेंस उसमें थी, बहुत अच्छी संख्या उसमें थी। और इस सम्मेलन ने फिर से ये बताया है कि जो एक तरह से उपचुनाव की जो जीत है उस जीत का इफेक्ट अब भी दिख रहा है और ये इफेक्ट कितने दिन तक किस तरह से आगे दिखेगा वो अब इसके बाद पता लगेगा, क्योंकि मनाली से प्रेजेंटली राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर हैं। और अगर इस तरह का रिस्पांस कांग्रेस को मिल रहा है और तो ये स्वाभाविक है कि इसमें से साथ में फिर कई तरह की चर्चाएं साथ में जन्म लेती हैं। हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आरोप ये लगाया कि जो घोषणाएं हैं वो केवल कागजी हो रही हैं क्योंकि बजट सरकार के पास है नहीं, और जो संस्थान अपग्रेड किए जा रहे हैं उसमें सारी जो पॉलिसी है उसको क्राइटेरिया है उसको दरकिनार किया जा रहा है। और भी कई उन्होंने बातें कही कि हेलीकॉप्टर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात ये कही कि मुख्यमंत्री डरते हैं प्रधानमंत्री के सामने बात रखने से। लेकिन इन सारी चीज़ों को एक से और कही कि जो नगर निगम के चुनाव हैं, अगर बीजेपी को लगता है कि मिशन रिपीट उनका इतना ही श्योर है तो चुनाव करवा के देख लें, उनको पता लग जाएगा।
लेकिन जो त्रिलोक जम्वाल हैं, भाजपा के महामंत्री, मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर, उन्होंने पलटवार किया अपने पार्टी ऑफिस से और उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पहले यह बताए कि नगर निगम चुनाव को टालने की कोशिश कौन कर रहा है कोर्ट में जाके, क्योंकि वो तो कांग्रेस की पार्षद है जो बार बार कोर्ट जा रही है, मंडलायुक्त के दफ्तर जा रही हैं। तो ये एक पलटवार था। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम चुनाव से नहीं डरते, बीजेपी हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है और इस बार भी लगभग वही स्थिति है। कांग्रेस को कोई अगर जो गलतफहमी है तो उसको गलतफहमी दूर करने के लिए वह पहले ये बताए कि उनके यहाँ ये किसने रोका है कि जो चुनाव है उसको, जो नगर निगम का चुनाव है उसको किसने रोका है। अब अगर हम बात करें जो बाकी मैटर हैं उनको लेकर, तो अब जो खासकर पहले डीसी बदले हैं लाहौल स्पीति के, और अब जो उनको नीरज वहाँ डीसी थे 2013 बैच के आईएएस हैं नीरज कुमार, इनको स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सचिवालय लाया गया है और सचिवालय से स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सुमित खिमटा को, हालांकि ये 2015 बैच के आईएएस हैं, इनको लाहौल स्पीति के डीसी के तौर पर भेजा गया है। तो ये एकमात्र बदलाव है। माना जा रहा है कि मंत्री जो वहाँ से हैं उनके साथ इनकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही थी और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर भी जो इनके जो ब्यूरोक्रेसी के मुखिया हैं वो भी जो इनके बदलाव के लिए बीच में जो व्यवस्था है उस तरह से चल रही थी। आज ये बदलाव हो गया। हालांकि बाकी जिलों का क्या होगा बाद में आगे, क्योंकि चुनाव से रिलेटेड अगर कोई बदलाव हुआ वो तभी होगा, उससे पहले बाकी कोई प्रस्ताव इस तरह का नहीं है। जहां तक इसके बाद अगले मामले हैं और उसमें जो यूजी की परीक्षा परिणाम है वो अब एचपीयू ने तैयारी कर ली है घोषित करने की। 15 जुलाई तक यूजी परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएंगे। यूजीसी पे स्केल की हड़ताल के चलते 30 से 35 की दिन की देरी इसमें हो चुकी है। 1,75,000 छात्रों का यह मूल्यांकन कार्य होगा। 10 जुलाई से कॉलेजों में एडमिशन भी शुरू हो जाएगी। एचपीयू ने इसके साथ बीएड और एमएड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये चौथे साथ एमएड चौथे सेमेस्टर और बीएड पहले और दूसरे सेमेस्टर की डोल की ओर से परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें रीअपियर की परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी। 18 जुलाई तक छात्रों को दस्तावेज जमा करवाने का समय इसमें दिया गया है। बाकी इनकी वेबसाइट से आप जानकारी इसके बारे में और ले सकते हैं। इसी के साथ क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र धर्मशाला के खनियारा में है, वहाँ 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो बाकी सब्जेक्टों में जो एमए के सब्जेक्ट हैं उसके लिए है। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है वो मल्टी लैब टेक्नीशियन बनेंगे। पदोन्नति के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एसीआर मांग ली हैं। 15 दिनों के अंदर विभाग को एसीआर देनी पड़ेगी और ये प्रमोशन के लिए स्टेप उठाया गया है। 2 दिन के अंदर जो फार्मासिस्ट हैं उनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट की डिटेल मांगी गई है। 119 जो फार्मासिस्ट अभी नियुक्त किए हैं वो नियुक्त हुए या नहीं, ज्वाइनिंग दी गई कि नहीं, कि कहीं ट्रांसफर के फेर में तो नहीं उलझे हुए हैं, उसकी डिटेल अलग से मांगी गई है। तो वो भी एक अपडेट है जो हम आपके साथ साझा इसमें कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी मामले इसके साथ अब हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो जो इससे पहले कि हम एमएलए वाले मामले पे जाएं, जो पंचायत सचिव भर्ती को लेकर इसी महीने टाइपिंग टेस्ट होगा पंचायत सचिव भर्ती का। डायरेक्टर से हमने आज इस बारे में बात की थी। 239 पदों पर यह भर्ती होनी है। 26,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। उसके बाद लिखित परीक्षा एचपीयू ने ली थी, उसके बाद रिकॉर्ड वापस दे दिया था। इस मेरिट में से टाइपिंग टेस्ट के लिए जो सेलेक्ट होंगे वो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला लेगा और फिर जो इवैल्यूएशन है वो विभाग खुद करेगा। लेकिन जो बताया गया है दोनों तरफ से, बोर्ड से भी और विभाग से भी, इसी महीने ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो हो रहा है। पंचायतों में 750 पद अभी खाली पड़े हुए हैं और ये इन पदों को भरने के लिए ये इवैल्यूएशन जो है, टाइपिंग टेस्ट जो है, इसको टाइम से करना जरूरी है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी लेना अब और आसान हो गया है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गैर जरूरी दस्तावेज हटा दिए हैं उससे और अब इनको लिस्ट से ही हटा दिया है। इसलिए ना तो किसी के लिए संपर्क में जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी तरह से इसमें बैठने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो सूचना आई है उसके मुताबिक ही ये जो डिटेल है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जो एनओसी है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अगली बात है इस सारे मामले में, उसकी भी बात कर लें एक एक करके। और ये जो अपडेट है वो आपके साथ साझा करने से पहले जहां तक जो एक सूचना आ रही थी वो कंफर्मेशन आ गई है, जो मैंने पहले आपको बताया था। वैसे कंफर्मेशन हमारे पास पहले भी थी, लेकिन जो बॉडी है वो जो ज्यूरी पीएचसी गए थे, रास्ते में थे, जो मैं पहले आपको बताया सबसे पहले राकेश बबली का,
और उसके बाद अब जो है वो बॉडी वापस लाई जा रही है। तो ये जो अपडेट हमने आपके साथ हालांकि पहले बोल दी है, लेकिन इस अपडेट के साथ जो सूचना है वो ये कि इस एज में ये डेथ शॉकिंग है। वैसे आजकल हार्ट अटैक जो है वो किसी को नहीं छोड़ता, और जो इसीलिए हमें ये सूचना आपके साथ शुरू में ही साझा करनी पड़ी। अब अगली बात करते हैं, और जो अगली बात है इस इशू में वो मैं आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बता रहा था। जो भी इंडस्ट्री और बाकी सारे लोग, क्योंकि एनओसी बहुत महत्वपूर्ण रहती है, उसी एनओसी के कारण ये डिटेल हम आपके साथ दे रहे हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि अब उस तरह से जो ज़्यादा लंबा जो फॉर्मेलिटी है वो नहीं बची है, और ये लोगों के लिए जो उनके स्टेक होल्डर हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि उनको जल्दी एनओसी मिल जाया करेगी। इसके साथ अगली बात, अब जो हिमाचल में ओमिक्रॉन से रिलेटेड जो इशू था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब पंचायत सचिव के बाद डीसी के बदलाव की बात हो गई, यूजी और बीएड रिजल्ट की बात हो गई। अब पुलिस भर्ती को लेकर बात करते हैं। पेपर कल होने वाला है, 74,000 से ज़्यादा युवा इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। पहले एक बार हुआ था, फिर पेपर लीक के कारण रद्द करना पड़ा था, लेकिन अब कल हो रहा है, और कल सभी जिलों में ये एग्ज़ाम सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं। भर्ती अधिकारी एसपी को ही रखा गया है। जो भी सेंटर हैं वहाँ एडवांस में पहुँचे, कोई भी मेटल से संबंधित चीज़ वहाँ अंदर नहीं ले जा सकते। फ्रिस्किंग इस बार बड़ी कड़ी होगी, कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं जाएगा जो ब्लूटूथ से रिलेटेड हो। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम से एग्जाम सेंटर पहुंचे, ताकि जो फिक्सिंग है वो कंप्लीट हो सके। जो बसों में जा रहे हैं वो एचआरटीसी की बस भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको किराया नहीं लगेगा, जैसा कि मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था। हैदराबाद में मंथन चल रहा है, बीजेपी का राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, और उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, उसके अलावा जो हमारे संगठन महामंत्री हैं पवन राणा, ये तीन एक साथ गए हैं, और जो प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन वो भी गए हैं। तो ये 5 लोग हिमाचल की तरफ से इस उसमें गए हैं। और इस जो बैठक है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको, जो प्रस्ताव हैं वो पारित किए जाते हैं, लेकिन ये कहा गया है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए कौन से मुद्दे तय होंगे, किस सिस्टम से वो चुनाव लड़ा जाएगा, उससे पहले उन राज्यों में क्या क्या करेक्शन करनी है, वो इस बैठक का हिस्सा है। इसीलिए मुख्यमंत्री का इस बैठक में होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आने के बाद वो कई तरह की चीज़ों को लेकर अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, कई तरह की चीज़ों को लेकर बदलाव कर सकते हैं। लेकिन चुनाव से पहले क्या पॉलिटिकल बदलाव या बाकी सारी चीज़ें होंगी, करेक्शंस क्या क्या होंगी, संगठन के कार्यक्रम क्या बदलेंगे, वो उनके आने के बाद ही पता लगेगा। आगे जो बात है वो एमएलए पर मौत का केस दर्ज हुआ है। ये ठियोग के एमएलए राकेश सिंघा का प्रकरण है, और ये ठियोग में ही उन्होंने ठियोग और शिमला के बीच में भेखलटी के पास एनएच को जाम कर दिया था, पानी की डिमांड को लेकर, पेयजल की डिमांड को लेकर। और जब इन्होंने ये जाम कर दिया तो उसके बाद जो पुलिस ने उस वक्त तो जाम को खुलवाने के लिए जो है खुलवाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन जो एनएच जाम था उसके कारण जो चौपाल से एक पेशेंट लाया जा रहा था आईजीएमसी के लिए, वो उस जाम में फंस गया। और जब जाम में फंसा तो फिर जब खुलने के बाद आईजीएमसी जब पहुंचा तो वहाँ पर वो ब्रॉट डेड, जो आईजीएमसी पहुंचा तो वो ब्रॉट डेड था। और उसी कारण जो परिजनों की शिकायत पर जो मामला है इसमें वो जो है इनका अनफॉर्चुनेटली इस मरीज की डेथ हो गई। और जो मामला है वो लापरवाही, ऐसी लापरवाही जो जानलेवा हो जाए किसी के लिए, इन सेक्शंस में मामला दर्ज किया गया है राकेश सिंघा के खिलाफ। और ये भी अपने आप में इस तरह का इंसिडेंट पहला है। जनरली ये होता है कि जब आप बंद करते हैं रास्ते को, किसी भी तरह के रास्ते को जब बंद करते हैं तो फिर वो एक तरह से रोकने के तो एफआईआर हो जाती है, लेकिन ऐसी लापरवाही के लिए एफआईआर नहीं होती जिससे डेथ हो जाए। तो वो एक केस इसमें दर्ज हुआ है। पुलिस पेपर लीक में चार्जशीट पहली चार्जशीट दायर हो गई है, और ये चार्जशीट दायर हुई है जो सबसे पहले गग्गल पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ था। और इस पहली चार्जशीट में 91 आरोपियों को चार्जशीट में शामिल किया गया है। इसमें 20 दलाल हैं और जो 70 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया ये लीक वाला पेपर लेके, और एक इसमें अभ्यर्थी के पिता हैं। ये जो चार्जशीट दायर हुई है ये कांगड़ा के ही कोर्ट में दायर हुई है। टोटल गिरफ्तारियां अभी तक 171 लोगों की हुई है इसमें। बाकी जो चार्जशीट है वो अब शिमला में सीआईडी थाना के अंतर्गत जो कार्रवाई हुई है उसमें ये चालान दायर होगा। और चालान दायर करने की जल्दी पुलिस को इसलिए थी क्योंकि 2 महीने का जो मैंडेटरी पीरियड होता है हिरासत में लेने के बाद,
वो पूरा हो रहा था और इनको जमानत ना मिल जाए, इसके कारण ये सारी चीज़ें की जा रही थी। तो ये एक बात हो गई जो हम चार्जशीट को लेकर कह रहे हैं। बाकी कल क्योंकि पुलिस का पेपर है, आज चार्जशीट हो गई, तो ये दोनों चीज़ें इसी तरह से साथ साथ चल रही हैं। अगली बात जो है वो चार्जशीट के बाद आउटसोर्स को लेकर आपको बताते हैं। इससे पहले कि जो राकेश बबली का जो निधन हुआ है वो हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं, और ये इंसिडेंट जो है वो आपके साथ पहले डिस्कस हो चुका है। जहां तक बात आउटसोर्स की है, आउटसोर्स को लेकर आज एक बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे, और ये अपडेट इसलिए साझा करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत दिनों से आउटसोर्स वाले जो कर्मचारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोई फैसला करे। अगली जो कैबिनेट की बैठक आएगी उससे पहले हम उम्मीद कर रहे हैं कि आउटसोर्स को लेकर कोई ना कोई डिस्कशन और डिसीजन इसमें होगा। लेकिन अभी हम वो इस पॉलिसी के फाइनल होने से पहले जो चीजें अभी तय हो रही हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इसमें बनाई गई है, 2 और मंत्री हैं। हमने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वैसे ये जरूर बिल्कुल है कि थोड़ा टाइम इसमें लग गया, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार कर्मचारी करें, उसके बाद हम कैबिनेट में सिफारिशें रखेंगे और उससे पहले बताएंगे नहीं, क्योंकि कैबिनेट का प्रेरोगेटिव है कि उन्होंने डिसीजन क्या लेना है। लेकिन जो लोग इसके प्रोसेस में शामिल थे, चाहे वो डाटा कलेक्शन में, डाटा को एनालाइज करने में, या फिर जो विभागों के साथ जो पत्राचार हुआ था उस पत्राचार के नोट करने और बाकी सारी चीजों को लेकर, तो उनसे जो सूचनाएं मिली हैं, जो डाटा पूरा बना हुआ है, उससे आधारित हम आउटसोर्स से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट खबर अभी बताएंगे, और वो ये कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए राज्य सरकार इस पॉलिसी में प्रावधान कर रही है। एक बात ये हो गई जॉब सिक्योरिटी के लिए, इसलिए क्योंकि पहले ये भी हल्ला पड़ गया था कि ये डायरेक्ट रेगुलर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो कैबिनेट सब कमेटी देख रही है वो सिर्फ जॉब सिक्योरिटी का रास्ता देख रही है कि जो जो लोग आउटसोर्स पे लगे हैं वो किस तरह से उनका वो काम जो वो देख रहे हैं वो सिक्योर हो जाए। इसके लिए पैरा पॉलिसी का एक रास्ता अपनाया जा सकता है, जो पैरा वर्कर टाइप की पॉलिसी होती है उस तरह का रास्ता अपनाया जा सकता है। लेकिन इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो उसका क्या होगा वो अभी क्लियर नहीं है। क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि एक डिस्कशन अभी एक तो कैबिनेट सब कमेटी में बाकी है, और दूसरा इसमें फाइनेंशियल इनपुट जो है वो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से आना है। एक जो कैलकुलेशन इसमें कंप्लीट हुई है वो ये हुई है कि जितने ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जितना इन पे अभी फंड खर्चा जा रहा है, यही फंड अगर सरकार खुद खर्चे तो इसी में ही गुजारा हो जाएगा, अलग से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बल्कि इसमें जितने पैसे खर्च हो रहे हैं वो कंपनियों को मैक्सिमम जा रहे हैं, जो सरकार के फिर बचेंगे। लेकिन मसला है रेकरिंग कॉस्ट का, और उसी पर राज्य सरकार ने कोई रास्ता इसमें निकालना है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो पॉलिसी होगी इसको ऑप्शनल रखा जाएगा विभागों के लिए। आप सरकारी सिस्टम में एक नोटिफिकेशन की व्यवस्था देखते हैं, जिसमें अगर हम मान लीजिए डीए भी देते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी जाती है कि ये ऑर्डर विभागों के लिए है, बोर्ड कॉर्पोरेशन इसको अपनी फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से लागू करेंगे। इसी तरह से पैरा वर्कर पॉलिसी जो आएगी या कोई भी तरह की आउटसोर्स पॉलिसी आएगी, उसमें एक ऑप्शन होगा कि जो विभाग इसको लागू करना चाहे वो कर सकता है, जो नहीं लागू करना चाहे उसको सरकार को रीजन बताना होगा। तो ये एक ऑप्शन हो गई। तीसरी बात इसमें आती है डाटा की। डाटा की बात इसलिए क्योंकि डाइंग कार्डर की पोस्ट अलग से क्रिएट करने को लेकर मंत्री ने कोशिश की थी, और वो कोशिश इसलिए थी कि अगर कोई पेच बीच में फंस गया, मान लीजिए फाइनेंस का फंस गया, लॉ का फंस गया, तो हम डाइंग कार्डर की पोस्ट को रिव्यू करके रिवाइव करके आउटसोर्स वालों को एक रास्ता दे सकें। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई है कि प्रेजेंटली अभी तक कैबिनेट सब कमेटी के पास जो कर्मचारियों का डाटा आया है वो 68 विभागों से है, 38 बोर्ड निगमों का है और 8 शैक्षणिक बोर्डों का है। मान लीजिए टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, एचपी यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है, इस तरह के 8 ऑर्गेनाइजेशन अलग से हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 68 विभाग हैं, 38 बोर्ड निगम हैं, 8 शैक्षणिक बोर्ड हैं। टोटल लिस्ट जो अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों की इकट्ठी हुई है वो 27,617 है। इसमें आउटसोर्स के साथ जो सोसाइटी के कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं। तो ये 27,617 ये टोटल कर्मचारी हैं। लेकिन जब डाइंग कार्डर की पोस्ट वेरीफाई की गई विभिन्न विभागों से, 42 के आसपास ये विभाग हैं जहां पे डाइंग कार्डर का कुछ मिला है, इसमें बोर्ड निगम भी इंक्लूडेड हैं, और इसमें जो पोस्टें मिली हैं डाइंग कार्डर में 14,609 हैं। तो मतलब जितनी डाइंग कार्डर पोस्ट हैं उससे डबल कर्मचारी हैं। तो इससे कितना फायदा मिलेगा ये बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों को जो इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस और रखने की जरूरत है।
ताकि जब तक आपके सामने ड्राफ्ट आ जाए तो उसके बाद आप बात कर सकें। और हम भी इसके बारे में जब भी जैसा मौका मिलेगा कैबिनेट के आसपास, जब सब कमेटी के मेंबर आएंगे तो उनसे भी अलग अलग बात करके कोई अपडेट लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक ड्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक इंतजार करें। दूसरी बात यह कि इसमें बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट पहले हो गई थी, उतनी उम्मीदें शायद पूरी ना हो पाए, लेकिन इतना जरूर है कि जॉब सिक्योरिटी भी मिल गई तो इसका मतलब आप लाइन में तो रह गए, और बाद में फिर जो चीजें होती रहती हैं सरकारी सिस्टम में उसी रास्ते से इन कर्मचारियों को भी राहत मिल जाएगी। तो ये आज की जो प्रमुख खबरें थी वो थी। लेकिन अब भी सबसे दुखद खबर यही कि अभी भी जो मामला, सबसे दुखद खबर अभी यही है जो हमने आपको सबसे पहले दी, कि जो ये कामगार बोर्ड के चेयरमैन थे राकेश बबली, हमारे भी काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे और बड़सर से ही आते हैं, बाबा बालकनाथ की नगरी से। और लेकिन वो आज जो है उनका दुखद निधन हो गया है। वो आनी में बैठक करने के बाद किन्नौर जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी में ही उनको हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। ज्यूरी पीएचसी उनको लाया गया था, वहाँ ब्रॉड डेड थे, और उसके बाद अब बॉडी को वापस लाने का काम चल रहा है। इनका संगठन में बहुत उत्कृष्ट काम था, कई राज्यों में ये पूर्णकालिक जैसी सेवाएं दे चुके थे। उसके बाद अभी जयराम सरकार में इनको भवन निर्माण एवं जो कामगार बोर्ड है उसका चेयरमैन लगाया गया था, और इनके लगने के बाद इन्होंने इस बोर्ड में बहुत काम खींचा हुआ था। जो कामगार हैं इनके बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, गरीब लोगों की मदद, इसके लिए कई तरह की स्कीमें अप्रूव करवाई, और भी जो सक्रियता थी इस बोर्ड में लाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको यहाँ तक बड़सर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का संभावित उम्मीदवार भी माना जा रहा था। लेकिन अब जो जैसा कि ऊपर वाले को मंजूर होता है उसी हिसाब से आज इनका दुखद निधन हो गया है। और इसी सूचना के साथ अभी आप लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।